हेलो बच्चों। सो इन टुडेज क्लास हम ये डिस्कस करेंगे दैट द सेकंड चैप्टर जो आपकी साइंस क्यूरियोसिटी बुक का है, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, उसकी एक्सरसाइज आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो जैसा कि अब आप जानते हैं कि सीबीएसई में अकॉर्डिंग टू एनईपी क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आएंगे, इनडायरेक्ट आएंगे, जिसमें आपको सोचना है एंड यूजिंग योर कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए गए हैं, तो इनसे आपको आइडिया आएगा कि स्कूल के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बट इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास में चैप्टर 2 ऑफ क्यूरियोसिटी टेक्स्ट बुक ऑफ 8th स्टैंडर्ड उसकी एक्सरसाइज को कैसे अटेम्प्ट करना है, आज हम उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है कि वेरियस पार्ट्स ऑफ अ सेल आर गिवन बिलो, लाइक यू कैन सी ऑल दीज पार्ट्स, और यहां पे आपको 3 सर्कल्स दिख रहे हैं। इनको मैथ की लैंग्वेज में वेन डायग्राम कहा जाता है। तो आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि मैम साइंस में मैथ कैसे आ गया। तो एनईपी आपको यही बोल रही है कि अब आपको सब्जेक्ट्स को डिफरेंट नहीं सोचना है, बल्कि डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स को साथ में मिला के क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करनी है। तो ये वेन डायग्राम आप देख रहे हैं, ये सर्कल एनिमल सेल का है, ये प्लांट सेल का है और ये बैक्टीरियल सेल का है। तो जहां पे ये तीनों सर्कल मीट हो रहे हैं, तो ये बीच का पोर्शन आप देख रहे हैं, मैं हाईलाइट करके बता देती हूँ। ये वाला रीजन कॉमन टू ऑल द 3 सेल्स है। ये वाला रीजन आप देख रहे हैं, ये वाला रीजन, ये एनिमल सेल और बैक्टीरियल सेल का कॉमन स्पेस है। ये पर्पल वाला पोर्शन जो मैंने आइडेंटिफाई किया, ये वाला एनिमल सेल और प्लांट सेल का कॉमन पोर्शन है, और ये वाला पोर्शन प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल का कॉमन पोर्शन है। तो हमें बताना है कि न्यूक्लियस कौन से पोर्शन में आएगा। तो जैसा कि कई बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि मैडम न्यूक्लियस विल बी प्रेजेंट इन एवरी सेल, पर ये क्या सही जवाब है? बिल्कुल नहीं। न्यूक्लियस आपके केवल यूकैरियोटिक सेल में होता है। यूकैरियोटिक सेल में आपका एनिमल सेल आएगा बच्चों, और प्लांट सेल आएगा। तो न्यूक्लियस आपको कौन से वाले स्पेस में लिखना पड़ेगा, कौन से वाले स्पेस में लिखना पड़ेगा? वैसे उन्होंने पूछा नहीं है, और अगर पूछा जाए तो न्यूक्लियस एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में है। तो न्यूक्लियस यहां कहीं आना चाहिए। इज दैट क्लियर? यहां आना चाहिए। चलते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ। साइटोप्लाज्म तो प्लांट, एनिमल, बैक्टीरियल सेल सब में होता है। तो सब में होता है, तो हम सब जगह पे साइटोप्लाज्म को हम कहां लिखेंगे? साइटोप्लाज्म सब में होता है, तो कॉमन स्पेस में आ जाएगा कि साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन ऑल द 3 काइंड ऑफ सेल्स। क्लोरोप्लास्ट ओनली प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। तो ओनली प्लांट सेल का स्पेस कौन सा है बच्चों? ये वाला। तो यहां पे आपका आ जाएगा, यहां पे आपका आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट। चैप्टर आप लोगों ने ढंग से पढ़ लिया होगा, ऐसा मैं मान रही हूं। सेल वॉल। नाउ सेल वॉल का अगर हम क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं, तो सेल वॉल बच्चों के दिमाग में सबसे पहले यही आंसर आता है कि सेल वॉल तो मैम ओनली प्लांट सेल में होती है, और ये बिल्कुल गलत जवाब है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल ऑल्सो एंड बैक्टीरियल सेल ऑल्सो। तो आप चैप्टर को ढंग से पढ़ेंगे, चैप्टर के एंड में कुछ की पॉइंट्स दिए हैं, वहां देखेंगे तो आपको पता चलेगा सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल एंड फंगल सेल। फंगस में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। यहाँ पे फंगस नहीं दिया है, तो बताइए कौन से स्पेस में हमको सेल वॉल डालना चाहिए? बैक्टीरिया, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए इसको देखना। तो हम बात कर रहे थे सेल वॉल की। आई सेड सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, बैक्टीरियल सेल में होती है। बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल का कॉमन एरिया ये वाला एरिया है, तो इस वाले एरिया में आपकी आ जाएगी अगर पूछी गई हो सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती है, तो उसके बारे में हम नहीं लिखेंगे। सेल मेम्ब्रेन, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरियल सेल, सब किसी में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो कॉमन वाले एरिया में आपका सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा। न्यूक्लियॉइड आपको पता है एक डिफरेंट टाइप का न्यूक्लियस ही है विच इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल, जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो न्यूक्लियॉइड विल बी प्रेजेंट ओनली इन बैक्टीरियल सेल, तो ओनली बैक्टीरिया वाले पोर्शन में बच्चों न्यूक्लियॉइड आ जाएगा। तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर होगा।
चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगेन बहुत ही आसान है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। कभी कभार क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के हम लोग घबरा जाते हैं, हमें घबराना नहीं है। बहुत ही ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो क्वेश्चन कह रहा है टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी आर गिवन टू यू। इनमें हमने शुगर सोल्यूशन डाला है दोनों में। टेस्ट ट्यूब बी में इन्होंने यीस्ट डाला है। क्या डाला है? यीस्ट। आपको याद दिला दूं, यीस्ट एक तरह का फंगस होता है, यूनिसेल्युलर फंगस होता है, तो हमने यीस्ट डाल दिया। और इन्होंने ये टेस्ट ट्यूब को वार्म प्लेस में रखा, सनलाइट से दूर रखा। आप सब जानते हैं कि यीस्ट को अगर फर्मेंटेशन करना है तो इट रिक्वायर्स वार्म टेम्परेचर, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं। तो हमने यीस्ट को रखा है, इस टेस्ट ट्यूब को रखा है एक वार्म प्लेस पे। 3-4 दिन बाद क्या होगा, उसने ऑब्जर्व किया कि बलून टेस्ट ट्यूब बी में इन्फ्लेट हो गया है। तो बड़ा ही सिंपल है, अब तो आप सब लोग जानते हैं। इसको थोड़ा इरेज करते हैं कि आप जानते हैं कि अगर शुगर सोल्यूशन में यीस्ट डाला जाए तो यीस्ट फर्मेंटेशन करेगा, यानी कि एनारोबिकली रेस्पायर करेगा, और वो शुगर को किसमें चेंज करेगा? अल्कोहल में चेंज करेगा। अल्कोहल का नाम है इथेनॉल, अगर आप जानते हैं। और साथ ही साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, और साथ ही साथ अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो यीस्ट अपने लिए एनर्जी बनाएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड वो राइज करेगी टेस्ट ट्यूब बी में, जिसकी वजह से बलून इन्फ्लेट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? Yeast produced a gas inside the test tube B which inflated the balloon. So आंसर हमको मिल गया। तो ऐसे बड़े एमसीक्यूज देके हमें घबराना नहीं है, ठंडे दिमाग से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर अपना कॉन्सेप्ट लगा के हमें इसको आंसर करना है। इन्हें ही हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि आने वाले टाइम का फ्यूचर है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि शी टुक अनदर टेस्ट ट्यूब, 1/4 filled with lime water। लाइम वाटर आप सब जानते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन होता है लाइम वाटर, जिसका कलर क्या होता है बच्चों? इसका कलर होता है ट्रांसपेरेंट। She removed the balloon from the test tube B and the gas inside the balloon did not escape. She attached the balloon to the test tube with lime water। तो क्या किया उन्होंने? वो जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर लाइम वाटर डाला हुआ है, जो कि ट्रांसपेरेंट कलर का था। अब वो बलून उन्होंने टेस्ट ट्यूब बी से निकाल के इस टेस्ट ट्यूब के अंदर के ऊपर इस तरह से लगा दिया। तो आप सब जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बलून के अंदर भरी थी वो अंदर आ जाएगी टेस्ट ट्यूब के अंदर, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल रिएक्ट विद लाइम वाटर। और आप लोगों ने जैसा जानते हैं, पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब लाइम वाटर में डाली जाती है, लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है। क्या चीज के प्रोड्यूस होने से लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा, जिससे लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्वेश्चन आगे पूछ क्या रहा है। ऐसा ही कुछ पूछ रहा होगा, आई एम श्योर। आगे इसको कर लेते हैं। तो ये पूछ रहे हैं व्हाट डू यू थिंक शी वांट्स टू फाइंड आउट। हाँ, तो वो ये फाइंड आउट करना चाह रही है कि ये जो गैस है ये कौन सी गैस। तो लाइम वाटर मिल्की हो गया, व्हाइट हो गया, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि जो गैस बलून के अंदर भरी है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। फार्मर ने वीट की क्रॉप अपने फील्ड में ग्रो की। उसने उसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर डाले ताकि उसे गुड यील्ड ऑफ क्रॉप मिल सके। वहीं नेबरिंग फील्ड में एक फार्मर बीन क्रॉप ग्रो कर रहा था। तो बीन क्रॉप इज द कीवर्ड। आप सब अपने दिमाग के स्विच को ऑन कीजिए और याद कीजिए कि बीन क्रॉप क्या होती है। बिल्कुल सही, बीन क्रॉप इज अ लेग्यूमिनस प्लांट। एंड यू रिमेंबर, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में नोड्यूल्स के अंदर कौन सा बैक्टीरिया रहता है? राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? इट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रेट्स। तो फार्मर दूसरे फार्मर की सॉइल को, क्रॉप को
फ्री में नाइट्रोजन मिल जाएगी। पहले फार्मर को खर्चा करना पड़ा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर डालने में, और आप जानते हैं कि फर्टिलाइजर हमारी सॉइल को इनफर्टाइल बनाते हैं, बंजर बनाते हैं, इतने ज्यादा रिकमेंडेड नहीं होते हैं। वहीं जो नाइट्रेट्स हैं वो एक ऑर्गेनिक वे है एंड इनका कोई भी क्रॉप को नुकसान नहीं होगा। और नाइट्रेट जब आपकी सॉइल में चले जाएंगे तो फिर वीट की क्रॉप नाइट्रेट्स को अब्सॉर्ब कर लेगी। और आप जानते हैं कि वीट की क्रॉप या किसी भी तरह के प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत क्यों है? टू मेक देयर प्रोटीन्स। इसी में आपको एक और चीज बता दूं कि हवा में 78% नाइट्रोजन है, बट प्लांट्स या ह्यूमंस डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस को एयर से नहीं ले सकते हैं। वी कैन ओनली टेक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स लाइक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट। तो उसके लिए दो ही हमारे पास रास्ते रह जाते हैं, या तो फर्टिलाइजर के रूप में हम नाइट्रोजन दें, या फिर हम लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो करें जिनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, और वो राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में चेंज कर देगा, और नाइट्रेट्स को फिर हमारे न्यू प्लांट आसानी से अब्सॉर्ब करके ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे? ओह सॉरी, स्नेहल ने दो पिट्स डिग किए, पिट ए एंड बी। पिट ए शी पुट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पीस, मिक्स्ड इट विद ड्राई लीव्स। In pit B, she dumped the same kind of waste without mixing it with dried leaves. She covered both the pits with soil and observed after 3 weeks. What is she trying to test? वो क्या टेस्ट करने की कोशिश कर रही है? वो कंपोस्ट बना रही है, मैन्योर बना रही है। तो क्या लगता है आपको कहां पे मैन्योर जल्दी प्रोड्यूस होगी? ऑब्वियसली जहां पे उन्होंने ड्राइड लीव्स डाले हैं वहां पे मैन्योर जल्दी बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि ड्राइड लीव्स के अंदर एयर स्पेसेस होंगे, वहां एयर ट्रैप्ड होगी, और जब वेजिटेबल पील्स के साथ ड्राई लीव्स मिक्स होंगे, ड्राई लीव्स के अंदर एयर की पॉकेट्स होंगी, एयर होगी, उस एयर को यूज करके बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करेगा और वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स को जल्दी डिकम्पोज कर देगा। जल्दी डिकम्पोज कर देगा तो पिट ए में मैन्योर जल्दी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट इनसाइड योर गट। ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है? बिल्कुल सही, दिस कैन ओनली बी बैक्टीरिया। आई मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड फ्लफी। यीस्ट फर्मेंटेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है जिससे आपके ब्रेड और केक फ्लफी हो जाते हैं। I live in the roots of pulse crops. Pulse crop is a leguminous crop. तो कौन रहता है leguminous crop की रूट में? बिल्कुल सही, it is rhizobium bacteria. क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से सेटअप कर सकते हैं। डिवाइस एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड ऑप्टिमल टेम्परेचर। तो एक एक्सपेरिमेंट सेट कीजिए कि आपने एक जगह पे बहुत गर्मी में आपने अपने सेटअप को रखा है और एक जगह आपने वार्म टेम्परेचर में रखा है। तो आप एक से एक ब्रेड का टुकड़ा ले लीजिए, और एक ब्रेड का टुकड़ा आपने गर्मियों में बाहर छोड़ा है और एक ब्रेड का टुकड़ा आपने लेट से मानसून में बाहर छोड़ा है। तो गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आपके ब्रेड पे फंगस नहीं लगेगी। पर अगर आपने वो ब्रेड का पीस मानसून में लिया है तब वार्म टेम्परेचर है तो उसमें फंगस फास्ट लगेगी। पर ये तो दो अलग अलग सीजन हो गए। सेम चीज को आप फ्रिज के थ्रू भी कर सकते हैं कि आपने एक ब्रेड का पीस फ्रिज के अंदर रखा, एक ब्रेड का पीस आपने मानसून में बाहर रखा। तो इनसाइड द फ्रिज टेम्परेचर बहुत लो है तो फंगस नहीं लगेगी, और बाहर टेम्परेचर क्योंकि वार्म है, ज्यादा ठंडा नहीं है, ज्यादा गर्म नहीं है, तो वहां पे फंगस जल्दी लगेगी। सिमिलर थिंग आप मॉइस्चर के साथ, एयर के साथ एक्सपेरिमेंट सेट कर सकते हैं एंड लिख सकते हैं। 7th question, take 2 slices of bread, place 1 slice in a plate near the sink. सिंक के पास क्या होगा? सिंक के पास ज्यादा मॉइस्चर होगा। अदर स्लाइस इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में मॉइस्चर इतना नहीं होगा। कंपेयर आफ्टर 3 days, तो क्या लगता है आपको कहां पे फंगस जल्दी ग्रो होगी?
फंगस को ग्रो करने के लिए वार्म टेम्परेचर चाहिए और मॉइस्चर चाहिए। वार्म टेम्परेचर और मॉइस्चर फंगस को कहाँ मिलने वाला है? सिंक के पास मिलने वाला है। तो ब्रेड का जो स्लाइस आपने सिंक के पास रखा, वहां पे फंगस जल्दी ग्रो हो जाएगी। एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि कर्ड को बहुत दिनों के लिए, एक दिन के लिए बाहर छोड़ दिया गया तो वो सावर हो जाता है, खट्टा हो जाता है। दही को बाहर छोड़ दें अगर एक आध दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो गर्मियों में और भी जल्दी होता है, वो खट्टा हो जाता है। आपको पता है कि दही जमता कैसे है? दूध के अंदर होता है लैक्टोज शुगर। लैक्टोज शुगर पे लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया एक्ट करता है और वो लैक्टोज शुगर जो कि मिल्क में प्रेजेंट है उसको चेंज कर देता है लैक्टिक एसिड में। तो आपके दही के अंदर एसिड है, और एसिड कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो लैक्टोबैसिलस ने आपके मिल्क को लैक्टिक एसिड में चेंज कर दिया। पर ज्यादा देर बाहर रखने से वो ज्यादा खट्टा हो रहा है। क्यों खट्टा हो रहा है? बिकॉज वार्म टेम्परेचर में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया विल ग्रो इजीली, इट्स नंबर विल इंक्रीज मोर एंड मोर, एंड वो ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज शुगर को ज्यादा से ज्यादा लैक्टिक एसिड में बदलता जाएगा, तो आपका दही खट्टा होता जाएगा। दूसरा, ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या लिखेंगे? दूसरे रीजन में लिखेंगे क्योंकि एसिड की क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, एक्यूमुलेट होती जा रही है, इसीलिए आपका दही खट्टा होता जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से, एंड वेरी इजी ऑल्सो। What happens to the sugar solution in flask A? तो यहाँ पे वही हो रहा है, शुगर सोल्यूशन में ईस्ट डाला है, तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे फर्मेंटेशन हो रहा है। और आप सब जानते हैं फर्मेंटेशन होने से क्या प्रोड्यूस होगा? अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। तो ये what happens to the sugar solution in flask A? It will change into alcohol. उस अल्कोहल का नाम भी हमें पता है, that is called ethanol. What do you observe in test tube B? ये टेस्ट ट्यूब B है। After 4 hours, तो इस टेस्ट ट्यूब B में लाइम वाटर रखा है। लाइम वाटर का कलर एक्सपेरिमेंट से पहले ट्रांसपेरेंट था। आफ्टर सम टाइम जब फर्मेंटेशन हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। गैस के पास जाने के लिए कोई स्पेस नहीं है, तो वो ये बेंड ट्यूब से टेस्ट ट्यूब B में जाएगी। एंड अभी अभी आपको बताया था मैंने कि लाइम वाटर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कलर होता है मिल्की। सो वी विल से लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब B विल टर्न मिल्की। व्हाट वुड हैपन इफ ईस्ट वाज नॉट एडेड इन फ्लास्क A? अगर ईस्ट फ्लास्क A में नहीं ऐड की जाती तो क्या होता? ईस्ट अगर फ्लास्क A में नहीं ऐड की जाती तो फर्मेंटेशन नहीं होता और लाइम वाटर मिल्की नहीं होता। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। तो लेट मी टेल यू, एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन आएंगे, उसकी मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती हूँ, पर हाँ इनके जैसे क्वेश्चन आएंगे। और मैं होप करती हूँ कि आज की क्लास से आपको ये आइडिया जरूर आया होगा कि अब ओनली ऊपर ऊपर से टेक्स्ट बुक पढ़ के काम नहीं होने वाला है, हमें इन डेप्थ में कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन राइट इन द कॉमेंट, आई विल डेफिनेटली आंसर जब मुझे टाइम मिलेगा। एंड और लेसन्स के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल, स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे, बाय।